नाउ क्वेश्चन 30 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। हमें एक जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज 4x + 3y दे रखा है एंड ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स दे रखे हैं। तो हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले हम इनका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ x + y इज इक्वल टू 800। इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, ना कि इनइक्वालिटी का। हमेशा हम इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं टू फॉर्म द ग्राफ। यहाँ पे x, यहाँ पे y। जब आप इसके अंदर x को 0 लेंगे तो y हमें 800 मिल जाएगा, और जब y को 0 लेंगे तो x 800 मिल जाएगा। एंड ग्राफ ऑफ 2x + y इज इक्वल टू 1000। यहाँ पे x 0, जब आप x को 0 लेंगे तो y इज 1000 एंड y को 0 लेंगे तो x इज 500। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। दीज कोऑर्डिनेट्स आर 0, 800 एंड दीज आर 800, 0। यहाँ पे 0, 1000 एंड दीज आर 500, 0। एंड यहाँ पे एक और कॉन्स्टेंट हमें दे रखा है दैट इज x इज लेस देन 400। तो हम यहाँ कहें कि x इज इक्वल टू 400 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये एक लाइन होगी विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब हम इसका ग्राफ फॉर्म करते हैं। तो जरा देखिए, यहां पे ये x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव y एक्सिस। अब क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं कि 800, 1000, तो यहां हम ले लेते हैं 200, 400, 200 का इंटरवल ले रहे हैं हम, 600, 800, 1000। यहाँ पे आया 200, यहाँ पे 400, यहाँ पे 600, यहाँ पे 800, यहाँ पे 1000। तो पहला कोऑर्डिनेट है दैट इज 0, 800। तो x 0 होगा y एक्सिस पर, तो 0, 800 यहाँ पर। फिर 800, 0 होगा यहाँ पर, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होता है। दोनों को मिलाएंगे तो एक लाइन की इक्वेशन हमें यहाँ मिल गई। सो दिस इज द लाइन x + y is equal to 800. Now x is 0, y is 1000, so here, and x is 500, so here. So यहाँ इन दोनों को आप मिलाएंगे। So this is the line which is 2x + y is equal to 1000, and यहाँ पर एक और लाइन है that is x is equal to 400, जो parallel to y axis एक लाइन होगी। x is equal to 400। नाउ हमें चेक करना है कि विच इज द फिजिबल रीजन, कि यहाँ पे फिजिबल रीजन कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप बेशक से इस लाइन को ले लें, दैट इज x इज इक्वल टू 400। तो यहाँ पे इज इक्वल टू वाला सिंबल नहीं लेना, और जो इनइक्वालिटी का सिंबल दे रखा है वो ले लें। और ओरिजिन यहाँ पर है, तो हम सभी के अंदर ओरिजिन को पुट करके देखेंगे। x के प्लेस पर रखा तो 0 इज लेस देन 400। क्या ये बात सही है कि जो 0 है वो लेस देन 400 होता है? डेफिनेटली ये बात सही है। तो मतलब इस लाइन का फिजिबल रीजन ओरिजिन की तरफ होगा। इसको देखिए, 2x + y एंड सिंबल हम देखें तो लेस देन 1000। x और y दोनों को 0 रखेंगे तो 0 + 0 इज लेस देन 1000, 0 इज लेस देन 1000। तो क्या ये बात सही है? डेफिनेटली ये बात भी सही है यहाँ पर कि 0 लेस देन 1000 होता है। तो यहाँ पर इस लाइन का फिजिबल रीजन भी टुवार्ड्स ओरिजिन होगा। x + y
इज लेस देन 800, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 800, इसका भी फिजिबल रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। x, y ग्रेटर देन 0, यानी कि यहां पर ये वाला फिजिबल रीजन यहां पे बन रहा है, दैट इज द फिजिबल रीजन। अब इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हम देखें तो a दैट इज 0,0, इसको नाम देते हैं b दैट इज 400,0, ये c के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, d के कोऑर्डिनेट्स भी हमें निकालने हैं, एंड इसको नाम दें सम e 0,800। अब आप समझें कि c और d कैसे निकालेंगे हम। तो c को आप ध्यान से देखें तो जो c है, बेसिकली द c इज इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। 2x प्लस वाई इज 1000 एंड x इज इक्वल टू 400। x 400 यहां रख दो, इसको इधर ले आइए, y इज इक्वल टू 1000 माइनस 800, y इज इक्वल टू 200, सो x इज 400 कॉमा 200, 400 कॉमा 200, दैट इज द पॉइंट। जो लाइंस आपको दे रखी हैं उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब आप उन दोनों लाइंस को सॉल्व करके जो x और y की वैल्यू निकालेंगे वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। सिमिलरली यहां पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 800 है एंड यहां पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 है। इसमें से इसको एलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस x इज माइनस का 200, सो x इज 200, ये आ गया। x 200 यहां रखोगे तो y आएगा 600, तो ये आ गया 200 कॉमा 600, दैट इज द पॉइंट D। तो D पॉइंट भी हमें मिल गया। अब इसको ना दिखाने की जरूरत नहीं है, जो ये सोल्यूशन हमने किया है ये रफ वाले पार्ट में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें फिजिबल रीजन मिल गया, उसके सारे कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। अब हम z की वैल्यू निकालेंगे एट ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। तो सबसे पहले z एट a दैट मीन्स 0,0, तो वो सिंपल है, 0 प्लस 0 इज 0 हो जाएगा। नाउ z एट b दैट इज 400,0 निकालेंगे हम, तो यहां पे रख देंगे 4 इंटू 400 प्लस 0 दैट इज 1600। z एट c निकालेंगे हम, दैट इज 400, 200, तो यहां पे आ गया हमारे पास 4 इंटू 400 प्लस 3 इंटू 200, तो ये हो गया आपके पास 1600 प्लस 600 दैट इज 2200 यानी 2200। z एट d दैट इज 200, 600, सो 4 इंटू 200 प्लस 3 इंटू 600, तो ये हो गया 800 प्लस 1800 यानी कि 2600, 2600। z एट e निकालेंगे, दैट मीन्स 0,800, तो यहां पे आ गया 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 800 यानी 2400। तो z की जो वैल्यू है वो हमने सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर निकाल दी। हमें क्या करना था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था। तो आप यहां ध्यान से देखें तो z इज मैक्सिमम हियर, तो आप बोलेंगे कि z इज मैक्सिमम एट, किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, 200, 600 पर, एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 2600, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास 2600 होगी। आपने पहले यहां पर ये सारी लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, आफ्टर दैट फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है, और जब फिजिबल रीजन हमें मिल जाएगा तो हम उसके सभी कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। सभी कॉर्नर पॉइंट्स को बारी बारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे और हम चेक करेंगे कि किस
कॉर्नर पॉइंट पर Z जो है वो मैक्सिमम आ रहा है और क्या उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है। नाउ क्वेश्चन 31 देखिए, द चांसेस ऑफ P, Q and R getting selected at CEO of a company are in the ratio। मतलब क्या है, किसी कंपनी के CEO पोजीशन के लिए आपके पास 3 कैंडिडेट्स हैं P, Q, R, और उनके CEO बनने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो रेशो है, वो ये है। द चांसेस और आर इन द रेशियो, वो रेशियो में दे रखे हैं। द प्रोबेबिलिटीज फॉर द कंपनी टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर अंडर द न्यू सीईओ, मतलब तीनों में से अगर पी बनता है तो जो कंपनी है वो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, क्यू 0.8, आर जो है वो 0.5 रेस्पेक्टिवली। इफ द कंपनी इंक्रीज्ड द प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ये पता चल गया कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में बढ़ा दिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ आर एज सीईओ। ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, थोड़ा क्लियर इसे करेंगे, बट उससे पहले हम कुछ इवेंट्स मान लेते हैं। लेट E1 denotes the event of selecting P as CEO, यानी कि हमने मान लिया कि E1 इवेंट क्या है कि आपका P को एज अ CEO बनाने का इवेंट है, एंड लेट E2 डिनोट्स द इवेंट सेलेक्टिंग Q एज CEO। अब देखो, आपको ये डैश 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 नहीं लिखना, आपको पूरी लाइन लिखनी है। E3 डिनोट्स द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग R एज CEO। तो मैं अगर PE1 निकालना चाहूं तो रेशो जब आपको दे रखा है ना, तो पहले तो रेशो का टोटल कर लो। 4 + 1 = 5, 5 + 2 = 7। तो टोटल जो आप कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ केसेस 7 हैं, उनमें से 4 बार फेवरेबल P के लिए हैं। तो PE1 हो जाएगा 4/7। PE2 आप निकालना चाहें तो वो होगा, Q के फेवरेबल केसेस हैं 1/7। PE3 जो है वो हमारे पास है आपका 2/7। नाउ लेट A डिनोट्स द इवेंट that company increase its profit from प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी जो है वो अपना प्रॉफिट बढ़ाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, आपका ए इवेंट कहते हैं। तो PA/E1 का मतलब क्या है, देखिए E1 के होने का मतलब क्या है आपका कि जो P है वो सिलेक्ट हो चुका है, E1 इवेंट हो चुका है, मतलब P सिलेक्ट हो चुका है, और उसके बाद कंपनी प्रॉफिट्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी of increasing profit when it is given that E1 has when it is given that when P has been selected as CEO, selected as CEO। आप मतलब समझना इस बात का, देखिए क्या है कि E1 इवेंट पहले से हो चुका है। E1 इवेंट मतलब यहां पर P को सिलेक्ट करना है, यानी कि जो P है वो सिलेक्ट हो चुका है, तो कंपनी के उसके प्रॉफिट को बढ़ाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, तो वो हमें दे रखी है, दैट इज 0.3 है। P इनको हम बाद में लिखेंगे, पहले इनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। अब देखिए E2 हो चुका है, मतलब Q एज अ CEO सिलेक्ट हो चुका है, तो यहां पे आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट व्हेन Q has been selected as CEO। PA/E3 का मतलब होगा
probability of increasing the profit when R has been selected as the CEO। तो PA/E1, P के CEO बनने के बाद प्रॉफिट इंक्रीज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.3 है, PA/E2 वो 0.8 है, और PA/E3 हमारे पास 0.5 दे रखा है रेस्पेक्टिवली। इफ द कंपनी इंक्रीज्ड द प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यानी हमें ये पता चल गया कि प्रॉफिट्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं, मतलब ए हो चुका है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ आर एज CEO। आर मतलब E3, तो हमें ये निकालना है। तो यहां पे हम बोलेंगे कंपनी प्रॉफिट्स हैज बीन इंक्रीज्ड, has been increased, probability that it is due to the probability that it is due to the appointment of E3 यानी कि R एज CEO, यानी कि प्रॉफिट्स बढ़ चुके हैं, ये ऑलरेडी हो चुका है, तो वो R के एज अ CEO सिलेक्ट होने की वजह से हुआ है, ये हमें बता दीजिए। सो बाय बेज थ्योरम हम इसे करेंगे PE3/E, यहां 3 है तो यहां भी 3 आएगा, और नीचे आ जाएंगे टोटल। फॉर्मूला है ये PE1 इंटू PA/E1, PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। यहां पे PE3 की हम वैल्यू देखें तो दैट इज 2/7, एंड PA/E3 की देखें तो ये 0.5 है, यानी कि आप इसे 5/10 भी लिख सकते हैं। PE1 है हमारे पास 4/7, और PA/E1 है हमारे पास 0.3 यानी 3/10 लिख सकते हो। PE2 है 1/7, और ये 0.8 यानी 8/10 लिख सकते हो, और यहाँ पे ये सेम आ जाएगा 2/7 इंटू 5/10। यहाँ ऊपर आप देखें तो 10/70, और नीचे भी एलसीएम आ गया 70। 4 3 12, 8 5 2 10, 70 से 70 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आया 10/20 प्लस 10 इज 30, यानी कि 1/3। तो PE3/A जो है वो हमारे पास यहाँ पे 1/3 आया। तो ये क्वाइट सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। पहले आपको जो डाटा दे रखा है वो लिखना है, आफ्टर दैट जो आपको निकालना है उसे लिखें, एंड फिर आप समझेंगे कि यहाँ बेज थ्योरम का यूज़ करके इस फॉर्म को बनाया जा सकता है। और हमारे पास प्रॉफिट्स जब इंक्रीज हो चुके हैं और वो आर के अपॉइंट होने की वजह से इंक्रीज हुए हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 हमारे पास यहाँ पे आ रही है। नाउ क्वेश्चन 32 देखिए, ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए। इस सेट ए पर हमें एक रिलेशन बनाना है, इज डिफाइंड एज R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट जो x कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर है वो इसके अंदर कब होता है, जब x प्लस वाई एक इंटीजर आ जाए एंड इज डिविजिबल बाई 2 आ जाए। डिविजिबल बाई 2 होने का मतलब क्या है कि जैसे 2 को लिखें तो 2 को हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 4 है इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 6 है इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 8 है उसको 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। यानी कि जिस नंबर को आप 2 इंटू एम की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो हमारा क्या होता है, 2 का मल्टीपल या वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये हमें कंसेप्ट ध्यान रखना होगा कि 2 इंटू सम नंबर लिख दिया मतलब वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। आफ्टर दैट कि रिफ्लेक्सिव कैसे करेंगे कि ए के लिए जो ए में है, ए कॉमा ए यदि आर में आ रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा।
ए कॉमा बी आर में है और यदि बी कॉमा ए आर में हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। ए कॉमा बी आर में है एंड बी कॉमा सी आर में है, तो अगर ए कॉमा सी आर में हो जाए तो हम इसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव कहते हैं आपका। तो ये हमें कंडीशन दिखानी होगी क्योंकि इसे इक्विवेलेंस करना है तो तीनों होने चाहिए। फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब जो ए है वो सभी इंटीजर हैं, तो ए के अंदर अगर इंटीजर्स हैं तो ए को खुद के साथ जोड़ोगे, यानी दो इंटीजर्स को यदि हम जोड़ते हैं तो एक इंटीजर हमें मिलता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए प्लस ए जो है वो 2a होगा, इज इंटीजर, ये इंटीजर भी है, एंड 2 इंटू सम नंबर लिखा जा रहा है, मतलब इज डिविजिबल बाई 2, और ये 2 से डिविजिबल भी है, इज डिविजिबल बाई 2, ये हो रहा है। सो विच इंप्लाइज अगर a प्लस ए इंटीजर भी है और 2 से डिविजिबल भी है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, सो r इज रिफ्लेक्सिव। तो जो r है हमारा वो रिफ्लेक्सिव है। फॉर सिमेट्रिक हम करते हैं a कॉमा बी हमने r में मान लिया। जो a कॉमा बी है वो r में तब होगा जब आपका a प्लस बी जो है वो क्या होगा, ये r में तब रहता है जब a प्लस बी इज इंटीजर 2m एंड इंटीजर। अब 2m का मतलब क्या है, इज डिविजिबल बाई 2। तो अगर आप इसे ऐसा लिखेंगे कि b प्लस ए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये 2m होगा एंड इंटीजर होगा। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि b प्लस ए भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, सो r इज सिमेट्रिक। तो जो r है हमारा वो क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा। नाउ फॉर ट्रांजिटिव हम करते हैं, फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम करेंगे कि लेट a कॉमा बी belongs to R and B कॉमा C belongs to R। हमने मान लिया कि A कॉमा B R में है एंड B कॉमा C R में है, तो हम यहां A कॉमा B R में होने का मतलब है कि A प्लस B इज इक्वल टू 2m एंड B प्लस C इज इक्वल टू 2n एंड इंटीजर। आप यहां थोड़ा इंटीजर भी लिखेंगे क्योंकि R में कंडीशन दे रखी है, एंड इंटीजर, एंड यहां पे लिखेंगे b प्लस सी इज सम 2n एंड इंटीजर। अब जरा समझिए कि a प्लस बी दोनों को ऐड कर देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2m प्लस 2n एंड इंटीजर। ये इंटीजर भी होगा क्योंकि दो इंटीजर वैल्यूज को ऐड करने पर हमें एक इंटीजर वैल्यू ही मिलती है, बिकॉज इंटीजर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। तो इस 2b को हम इधर ले आए तो यहां पे हो गया a प्लस सी इज इक्वल टू 2m प्लस 2n माइनस 2b, 2 यहां से कॉमन लेंगे तो m प्लस n माइनस b, यानी कि a प्लस सी को हम लिख पा रहे हैं 2 इंटू में सम इंटीजर, एंड ये इंटीजर वैल्यू भी है। इसका मतलब है इज डिविजिबल बाई 2, इज डिविजिबल बाई 2, ये 2 से डिविजिबल है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, सो r इज ट्रांजिटिव। तो जो r है वो ट्रांजिटिव हो गया। आपने यहां देखा कि जो r है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो हम कह सकते हैं r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो r है वो इक्विवेलेंस रिलेशन यहां पर होगा। हमें निकालना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2।
तो डेफिनेशन क्या होती है कि इक्विवेलेंस क्लास के अंदर x एलिमेंट आएंगे सच दैट जो x है वो इस a से ही होगा एंड x कॉमा a आप लिखेंगे यहां पे x कॉमा a बिलोंग्स टू r। सिंपल है, कुछ नहीं करना। आप अगर डेफिनेशन से समझें कि a लास्ट में आना चाहिए, यानी इस 2 के साथ जो रिलेशन बनाएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर लिख लीजिए। देखिए -4 इस 2 के साथ बनाएगा, -4 + 2 होगा माइनस का 2, इंटीजर भी है और डिविजिबल बाई 2 भी है, यानी -4, 2 ऑर्डर्ड पेयर होगा यहां पर। -3 नहीं बनाएगा क्योंकि माइनस का 1 आएगा ऐड करने पर, नॉट डिविजिबल बाई 2। -2 + 2 यहां आएगा, -2 + 2 भी यहां आएगा और 0, 2 भी आएगा, 0, 2 भी आएगा और 4, 2 भी आए, 2, 2 भी आएगा और 4, 2। ये ऑर्डर्ड पेयर्स जो है वो 2 के साथ रिलेशन रखेंगे। हमें पूरे R में से केवल वो वैल्यूज चाहिए जिनके लास्ट में 2 आता है, तो ये वो वैल्यूज होंगी जिनके लास्ट में 2 आता है। तो यहां पे आप इनका पहले वाला एलिमेंट लिखेंगे कि -4, -2, 0, 2, 4, दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। आप या फिर सीधा कह सकते हो कि 2 जिसके भी साथ रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो सभी एलिमेंट्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 के अंदर आ जाएंगे और वो सेट होगा इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2। नाउ क्वेश्चन 33 का ए पार्ट देखिए। इट इज गिवन दैट द फंक्शन f(x) हमें दे रखा है, दैट इज x की पावर 4 -62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, कि एट x इज इक्वल टू 1 जो ये फंक्शन है वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है। पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ a, hence find obtain all the other points where the given function f(x) attain local maximum और local minimum value। वो पॉइंट बताने हैं जिन पर ये लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू अटेन करता है। आप समझें कि यहां पर हम डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो जो f(x) है वो हमारे पास होगा 4x³ - 124x प्लस a। अब क्योंकि जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। आप देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास फंक्शन है, लेट्स से जो कोई भी फंक्शन है वो मैक्सिमम या मिनिमम उन वैल्यूज पर होता है जिन पर f(x) 0, मतलब जब हम लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यूज निकालते हैं तो सबसे पहले f(x) को 0 रखते हैं और x की वैल्यूज निकालते हैं, x y z जो भी आती हैं। अब ये इन वैल्यूज पर फंक्शन लोकल मैक्सिमम या मिनिमम होता है। अगर मैं इनमें से किसी वैल्यू को f(x) में रखूंगा तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि f(x) जिन पर 0 होता है उन पर ही फंक्शन लोकल मैक्सिमम या मिनिमम होता है। हम कहेंगे कि f(x) इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1, सो जो f(1) है वो 0 होगा, यानी 4 × 1 का क्यूब -124 × 1 प्लस a इज इक्वल टू 0, यानी 4 - 124 प्लस a इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 120 तो a इधर जाकर के 120, यानी a की वैल्यू हमारे पास 120 आ गई। अब जो f(x) है वो बन गया 4x³ - 124x प्लस 20, 120। यहां से 4 कॉमन ले लेंगे, x³ माइनस का 31x प्लस का 30, दैट इज ये वैल्यू आ गई। अब यहां पे हमें क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी होंगी क्योंकि हमें सारे पॉइंट्स अब निकालने हैं, तो उसके लिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि जिस पर ये 0 बन जाए
दिस पी एक्स जीरो बन जाए तो वो इसकी एक जीरो होती है। 1 माइनस 31 प्लस 30 इज जीरो, यानी x इज इक्वल टू 1 इसकी एक जीरो है, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। अब एक फैक्टर तो ये मिल गया, अब x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस 31x प्लस 30 को पहले हमें चाहिए x क्यूब, तो x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का, ये कैंसिल, प्लस का x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 30, हमें चाहिए यहाँ x, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस x माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका माइनस का 30x प्लस 30, यानी यहाँ पर अब हम लेंगे आपका माइनस का 30, तो माइनस का 30x प्लस का 30, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, यानी जीरो, यानी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। और जब इसके फैक्टर करेंगे तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट माइनस 30 हो और एरिया सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 30। एक्स कॉमन ले लिया तो x प्लस 6 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 5x आएगा, दिस इज 5x, तो यहाँ आपका 5 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका दिस इज x प्लस 6, x प्लस 6 दोनों में से कॉमन ले लिया, सो दैट इज x माइनस 5, यानी यहाँ पे आप इसे लिख सकते हो 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 5। तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। अब अगर फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं तो हम इसकी क्रिटिकल वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x हम x एफ डैश एक्स को क्या रखेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे, यानी कि यहाँ पे देखो 4 तो जीरो हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू जीरो, एक्स प्लस 6 इज इंटू एक्स माइनस 5 जीरो के इक्वल होगा। इन तीनों का प्रोडक्ट जीरो तभी हो सकता है जब या तो ये जीरो हो, या फिर ये जीरो हो, या फिर ये जीरो हो आपका। तो यहाँ से x आ गया 1, यहाँ से x आ गया माइनस 6, यहाँ से x आ गया 5। तीन क्रिटिकल वैल्यूज हमारे पास आ गई। आप लिखेंगे क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x, वो हमारे पास आई हैं x इज इक्वल टू 1 माइनस 6 कॉमा 5। अब यहाँ करना काफ़ी इजी है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप कह सकते हो ये है, तो इसका डबल डेरिवेटिव कर लो। अगर डबल डेरिवेटिव आपका लेस देन जीरो आता है एट a तो मैक्सिमा, और अगर डबल डेरिवेटिव एट a आपका ग्रेटर देन जीरो आता है तो मिनिमा होता है। तो डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे f डबल डैश x, f डबल डैश x क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस का 124। हम निकालते हैं एट x इज इक्वल टू 1, यानी f डबल डैश ऑफ 1 12 माइनस 124, और ये नेगेटिव वैल्यू आएगी लेस देन जीरो, सो x इज इक्वल टू 1 इज लोकल मैक्सिमा। ये क्या होगा हमारे पास, लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा। एट x इज इक्वल टू माइनस 6 करते हैं, f डबल डैश ऑफ माइनस 6, यानी डबल डैश x में जहां भी x है वहां पे माइनस 6 रख दो, तो यहां पे आया 12 इंटू माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 124, यानी देखिए 36 इंटू 12 माइनस 124 इज ग्रेटर देन जीरो, डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो आएगा। सो एफ एक्स इज, या फिर आप कहें x इज इक्वल टू 6 इज लोकल मैक्सिमा, मिनिमा, सॉरी डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वो मिनिमा होता है। एट x इज इक्वल टू 5 रख लीजिए, f डबल डैश ऑफ 5 12 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 124, यानी कि 12 इंटू 25 माइनस 124 इज ग्रेटर देन जीरो, सो x इज इक्वल टू 5 इज लोकल मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा। तो ये जो पॉइंट है वो लोकल मिनिमा होगा, यानी दो पॉइंट हमारे पास लोकल मिनिमा आए हैं एंड एक आया है लोकल मैक्सिमा। आप कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 इज लोकल मैक्सिमा
एंड एफ एक्स इज लोकल मिनिमा एट किस पर है, x इज इक्वल टू -6,5 पर ये लोकल मिनिमा आ रहा है और x इज इक्वल टू 1 पर लोकल मैक्सिमा, जो कि इसने दे भी रखा था हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। क्वेश्चन 33 का बी पार्ट देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर मेटल शीट इज 300 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर मेटल शीट, दिस पेपर इज अ रेक्टेंगुलर मेटल शीट इज रोल्ड वन ऑफ इट साइड टू फॉर्म अ सिलेंडर। इसे किसी एक साइड पर रोल करके एक सिलेंडर बनाया जाता है। जैसे समझो, मान लो ये रेक्टेंगुलर पेपर शीट है और मैंने इसे रोल करके क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया। देखिए ज़रा, अब जो इस रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ थी, दिस इज ब्रेथ, अब मैंने जब इसे रोल किया तो ये ब्रेड्थ आपको क्या दिख रही है, जो सिलेंडर का बेस है उसका सरकमफेरेंस बन गई, एंड जो लेंथ थी वो क्या बन गई, सिलेंडर की हाइट बन गई। ये की पॉइंट आपको समझना है। तो यहां पर हम लिखते हैं कि रेक्टेंगुलर मेटल शीट इज दिस, let length of rectangular sheet is, let length of rectangular sheet is, rectangular sheet की जो लेंथ है is x सेंटीमीटर and breadth is y सेंटीमीटर। अभी हम थोड़ा एक रिलेशन इसके बीच में निकालेंगे, क्योंकि हमें दो वेरिएबल नहीं चाहिए, हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है जब हम मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमने x मान ली, तो लेट p इज द पेरीमीटर, p इज द पेरीमीटर, और पेरीमीटर होता क्या है, दैट इज 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये हमें दे रखा है आपका 300। 2 से ये कैंसिल हो गया 150, और y की वैल्यू आ गई 150 माइनस x, यानी जो ब्रेड्थ है दैट इज वो हो गई हमारे पास 150 माइनस x। तो यहां पे आ गया y। ये आप यहां पे समझें, वो कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट सो दैट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सो फॉर्म्ड इज मैक्सिमम। आप समझे, ये रेक्टेंगुलर शीट थी, इसे रोल किया तो ब्रेड्थ तो बन गई सरकमफेरेंस, जिससे हम r निकालेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर, और जो लेंथ थी वो बन गई हाइट, यानी हम कहेंगे कि हाइट ऑफ सिलेंडर जिसे हम h कह रहे हैं वो है x, एंड सरकमफेरेंस ऑफ बेस सर्कल, बेस में जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस है दैट इज 150 माइनस एक्स, यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल टू 150 माइनस एक्स। तो यहां पे ये आ गया r इज इक्वल टू 150 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ये हमारे पास क्या आ गई, रेडियस ऑफ सर्कल आ गई। अब यहां पे आप समझें, दैट इज 2 पाई आर बेस रेडियस एंड दिस इज कंप्लीट x, तो r हमें मिल गया। लेट v डिनोट्स द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज पाई आर स्क्वायर h होता है, यानी आप यहां पे करेंगे इसे तो पाई 150 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, और h है हमारे पास दैट इज x। तो यहाँ पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, और इसमें आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये तो काफ़ी बड़ी वैल्यू हमारे पास आ रही है। यहाँ पे करते हैं, दिस इज 150 का स्क्वायर इज 22500 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 300x इंटू एक्स अपॉन 4 पाई हमारे पास आ गया। दिस इज v, दिस इज v। नाउ फॉर क्रिटिकल वैल्यूज हम इसका dv ओवर dx करेंगे, या इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 22
500 प्लस एक्स क्यूब माइनस 300 एक्स स्क्वायर, दिस विल बी द वैल्यू, यहाँ पे x होगा अपॉन 4 पाई, ये हमारे पास आ रहा है, दिस इज अपॉन 4 पाई। ओके, दिस इज h पाई r स्क्वायर, h इज द वॉल्यूम एंड दिस इज पाई r का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर, सो दैट इज, ये आ गया। अब यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, dv ओवर dx, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज हम कर देंगे। तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा 22,500 और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 600x आ गया। अब यहाँ पे कुछ कॉमन भी आ सकता है, हम इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 200x और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 00। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो आपका क्या आ जाए, 7500 आ जाए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपका माइनस का 200 बने। तो इसको करते हैं, तो यहाँ पे आप ले लेंगे 250 इंटू 25 इंटू 370 पे हो जाएगा 25 माइनस 3 इज 22। ओके, यहाँ पे हम कर सकते हैं इसे माइनस का 200x इंटू माइनस 50। तो यहाँ पे माइनस 150 इंटू माइनस 50 हम ले लेंगे, तो ये आपका इन दोनों को ऐड करने पर भी माइनस का 200 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 आ जाएगा। सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 150x माइनस का 50x प्लस 7500। तो यहाँ पर आप देखिए 3 इंटू एक्स कॉमन ले लिया, x माइनस 150 माइनस 50 कॉमन ले लिया तो x माइनस 150, दोनों में से x माइनस 150 कॉमन आ गया। देखिए 3 इंटू एक्स माइनस 150 इंटू एक्स माइनस 50, तो ये आ गया x माइनस 50। तो आप समझो यहाँ पर कि x माइनस 150 को फोर क्रिटिकल वैल्यूज इस dv ओवर dx को हम 0 के इक्वल रखेंगे, यानी x माइनस 150 इज 0 और x इज इक्वल टू x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो x आ गया 150 और यहाँ से x आ गया 50। अब x 150 नहीं हो सकता। आप बोलें सर क्यों नहीं हो सकता? जब आप x को 150 रखेंगे तो ये जो आपकी जो लेंथ या फिर ब्रेड्थ है जिसके बारे में हमें नहीं पता, वो 0 हो जाएगी और लेंथ 0 नहीं हो सकती, लेंथ या ब्रेथ 0 नहीं हो सकती है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, सो x इज इक्वल टू 50। अब हमें क्योंकि वॉल्यूम को क्या दिखाना था, मैक्सिमम दिखाना था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्म्ड इज मैक्सिमम, तो इसका डबल डेरिवेटिव कर देते हैं हम, d2v ओवर dx स्क्वायर, ये 0 हो गया सिंपल, 3x स्क्वायर सॉरी 6x, इसको हम लिख लेंगे 6x माइनस का 600। अब यहाँ पे आप रखोगे एट x इज इक्वल टू 50, जो d2v ओवर dx स्क्वायर है वो आ जाएगा 6 इंटू 50 माइनस 600 इज लेस देन 0, यानी मिनिमम सॉरी मैक्सिमम। सो v इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 50, जिस जो भी होगी हमारी ब्रेड्थ, दिस इज ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इज 150 माइनस x, 150 माइनस x यानी कि दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर। तो लेंथ तो हमारे पास आएगी 100 सेंटीमीटर। अब थोड़ा हमने रिवर्स में बना दिया है इसे, तो थोड़ा कर लेंगे क्योंकि हमें पहले आइडिया नहीं होता कि कौन से वाली लेंथ बड़ी आएगी। सो दिस इज x, ये x है। अब ये रेक्टेंगल बन गया। तो यहाँ पे हमने निकाला कि जो 100 सेंटीमीटर है वो उसकी लेंथ होगी
एंड 50 सेंटीमीटर ब्रेड्थ होगी, क्योंकि ब्रेड्थ छोटी ही होती है हमेशा। पहले आपने उसमें एक्स वाई में रिलेशन निकाला, फिर हाइट मिल गई, सरकमफेरेंस से रेडियस मिल गई, वॉल्यूम के अंदर वैल्यू रख के वॉल्यूम से क्रिटिकल वैल्यू निकाली और डबल डेरिवेटिव करके हमने वॉल्यूम को मैक्सिमाइज यहां पर कर दिया है। नाउ क्वेश्चन 34 देखिए, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज्ड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड द लाइन्स x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। तो इन सभी के बीच जो एरिया इनक्लोज होगा वो हमें निकालना है। तो हम यहाँ कहते हैं द गिवन कर्व इज, जो कर्व है हमें वो क्या दे रखा है, वो गिवन कर्व है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। आप कहेंगे विच इज अ सर्कल पासिंग थ्रू, या फिर आप कहेंगे विच इज अ सर्कल हैविंग सेंटर जीरो कॉमा 0 एंड रेडियस 4, और इसकी जो रेडियस है वो 4 है आपकी, 4 यूनिट्स। अब आप इसका एक रफ स्केच यहां पर बनाएं। ये 4 है, दिस इज 4,0, दिस इज -4,0। x इज इक्वल टू -2 जो पॉइंट है वो कहीं यहाँ पर होगा, तो ये हो गया, एंड x इज इक्वल टू 2 कहीं यहाँ पर होगा, दिस इज x इज इक्वल टू -2। इन दोनों लाइंस और सर्कल के बीच में ये एरिया इनक्लोज हो रहा है। अब यहाँ 4 पोर्शंस बन रहे हैं, दिस पॉइंट इज 0। तो अगर हम 0 से 2 रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 से 2 जाएं, 0 से 2 y के नीचे का एरिया y ऑफ सर्कल dx। अब देखिए ये तो एक पोर्शन का एरिया मिलेगा, ऐसे 4 पोर्शंस हैं, तो इस एक एरिया को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया हमें मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ से y निकालना चाहें तो रूट यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ वैल्यू प्लस माइनस आएगी, बट हम प्लस का साइन लेंगे क्योंकि y इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आ गया 4, 0 से 2 रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। हमारे पास फॉर्मूला होता है बिकॉज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, दैट इज रूट एक्स बाई 2, सेम वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये हमारे पास वैल्यू होती है। तो इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स बाई 2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 16 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 4 और 0 से 2 हमें यहाँ पे जाना है। अब अपर लिमिट को पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ज़रा क्या होगा, 2/2 रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स 2/4 यानी 1/2। अब माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा, प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स 0। अब जो साइन है वो 1/2 किस पर होता है, यहाँ 4 इंटू ये आ जाएगा आपका, दिस विल बी 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 हो जाएगा रूट 12 और साइन जो है वो 1/2 किस पर होता है, साइन 1/2 होता है आपका 30 यानी कि π/6 पर। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन π/6 माइनस, ये तो 0 ही है, और साइन 0 किस पर होता है, वो होता है आपका साइन 0 पर ही। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो 4 इंटू
4 इंटू 3 लिख सकते हैं, यानी 2√3 प्लस 8 इंटू यहाँ बचा π/6 और यहाँ पे बचा 0 आपका। 2 से 4, 2 से 3, यहाँ पे आ गया 8√3 प्लस 16 π/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो एरिया हमारे पास है वो हमें मिलेगा 8√3 प्लस 16 π/3 स्क्वायर यूनिट्स। केवल 0 से 2y के नीचे वाला एरिया निकालेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कंप्लीट एरिया यहाँ पर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 35 का ए पार्ट देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे वो लाइन पास होती है एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस, और वो लाइन इन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर भी है। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें पहले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो यहाँ पे इसको हम सम लैम्डा एंड इसको सम म्यू के इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ पे जब इसको इधर ले आएंगे, इसके इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी लैम्डा, और y को जब रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा प्लस 1 एंड ये मिलेगा 3 लैम्डा प्लस 2। एंड जब इसे रखेंगे तो 0 म्यू 0 हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी 1 माइनस 3 म्यू 2 म्यू प्लस 7 बी एनी पॉइंट्स on line 1 and 2 रेस्पेक्टिवली, कि फर्स्ट एंड सेकंड पर आपके ये पॉइंट्स आपके यहां पर हैं। तो देखिए ये इस लाइन पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये इस लाइन पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट। टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों को इक्वल रख लेंगे। तो यहां पे लैम्डा इज इक्वल टू 1, 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 म्यू, 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 7। यहां से लैम्डा 1 आ गया और हमें इनमें से अब कोई भी दो इक्वेशन ले लेनी है, लैम्डा और म्यू की, और लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल देनी है। ऑब्वियसली हम इन्हें लेने वाले हैं। तो यहां पे 2 लैम्डा यानी लैम्डा तो 1 आ गया, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 म्यू, 3 इज इक्वल टू माइनस 3 म्यू, सो म्यू इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये लाइंस इंटरसेक्ट तो करती हैं, ये हमें दे रखा है। नहीं दे रखा होता तो दोनों को यहाँ पुट करते और दोनों इक्वल आते तो हम कहते दिस इज द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो वो दे रखा है, हमें करने की ज़रूरत नहीं। लैम्डा को यहाँ या फिर म्यू को यहाँ रख दो, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो क्या होगा, ज़रा देखिए, यहाँ लैम्डा को रखेंगे 1, 3, 5। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमें इससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किससे पास हो रही है? वो लाइन जो है वो पास हो रही है आपका 135 से 135 एंड हमें उसके डीआरस भी चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि उसके डीआरस हैं ABC, और वो किस फॉर्मूले में रखने से मिलती है हमें? इज गिवन बाई, फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, जहां पर x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे वो लाइन पास हो रही है, एंड ABC आर द डायरेक्शन रेशियोज। अब क्योंकि ये पॉइंट तो हमें दे रखा है, दैट इज x माइनस 1, y माइनस 3, z माइनस 5। यदि मुझे ये a, b और c और मिल जाएं तो फिर मेरे पास वो लाइन की जो इक्वेशन है वो आ जाएगी। ए बी सी को निकालने के लिए उसने कंडीशन दे रखी है कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट एंड सेकेंड। अब बोलेंगे 3 इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट एंड सेकेंड। अब अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके डीआरस का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होता है, यानी इसके डीआरस हैं 1, 2, 3, तो 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी प्लस 3 इंटू सी, दिस इज 0, ये फोर्थ हो गई। एंड सेम इसके साथ 0a प्लस माइनस का 3b प्लस का 2c इज इक्वल टू 0, 5।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ए बी और सी को हम कर लेंगे। जब हम ए निकाल रहे हैं तो ए को कवर करेंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस और ये प्लस का 9 दैट इज 13। बी निकाल रहे हैं, बी को कवर करेंगे, 3 इंटू 0 इज 0 माइनस 2। सी निकाल रहे हैं तो माइनस का 3 माइनस का 0, इसको हम के इक्वल ले लिया। तो a अपॉन 13 इज इक्वल टू बी अपॉन -2, सी अपॉन -3 इज इक्वल टू के। जब इसके इक्वल लेंगे तो a इज इक्वल टू 13 के, b इज इक्वल टू -2 के, c इज इक्वल टू -3 के हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब क्योंकि ये DRs हैं तो इनमें से कुछ भी कॉमन आप ले सकते हो, तो हमने ले लिया k, यहाँ पे आया 13 -2 -3। पुटिंग इन 3 हमारे पास आ गया x - 1 अपॉन 13, y -3 अपॉन -2, z -5 अपॉन -3 एंड विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है। आप समझें कि पहले दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वो पास हो रही थी तो वो यहाँ लिख लिया। थोड़ी देर के लिए हमने ऐसा मान लिया कि ए बी सी उसके DRs हैं, और फिर हमने DRs के परपेंडिकुलर वाली कंडीशन निकाली, ए बी सी मिल गया, उसे वहाँ वापस पुट किया तो हमें लाइन की जो इक्वेशन है वो यहाँ पर मिल गई है।